लेकिन जिस सभा में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मौजूद हूँ वहाँ पर इनके बोलने के बाद अध्यक्ष को बोलने के रहेगा क्या? तो इसलिए मैं अपना भाषण पहले किया था संजय इसी प्रथाओं के लेके अभी दो बातें उसके लिए कह रहा हूँ। इसमें आप भी हैं जिन्होंने मंच पर आकर के ये कहा कि हमारी आयु बहुत हो गई है, अब तो इन लोगों के लिए सब कुछ करने का है। इन्होंने कहा अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब बातें जो है मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझा दूंगा, तब आपको लगेगा कि आप तो अभी बहुत जवान हैं, अभी आपकी आयु और काम करने के लिए बहुत बाकी। दो उदाहरण दे रहा हूँ। पंडित वैकुंठनाथ शास्त्री की जन्म शताब्दी थी और जन्म शताब्दी लाजपत भवन में मनाई संस्कार भारती के द्वारा। पंडित रमेश मोहरिया जी थे उसमें, और संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री योगेंद्र जी भी थे, जिनका अभी कुछ समय पहले देखा। 100 से ऊपर उनकी आयु हो गई थी वैकुंठनाथ शास्त्री की, और उनका बेटा प्रोफेसर कैलाश नाथ शर्मा IIT में ह्यूमैनिटीज के हेड से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी आयु 80 वर्ष उस समय 21वीं शताब्दी थी, उनकी 80 की आयु थी, शताब्दी से ऊपर हो गए थे 101 वर्ष। तो वो फिर उनसे कहा गया कि अब उनको मणि पर लाया जाए। तो उनका बेटा है, इसलिए मैं संबोधन कैलाश जो है उनको लेके चले। वो भी सम्मान ने 80 के ऊपर थे उस समय। तो वो उनके सामने थोड़े बुढ़ापे का उनके ऊपर प्रकोप दिख रहा था, और वो बिल्कुल ऐसे तने जा रहे थे। और मंच पर जब चढ़ने लगे, लाजपत भवन में 3-4 सीढ़ियाँ हैं, तो उनको पकड़ने के लिए लोग आगे बढ़े कि उन्होंने यूँ झटक दिया। और दूसरा उदाहरण, BSSD कॉलेज की अमृत महोत्सव था, और उस अमृत महोत्सव में पंडित अयोध्यानाथ शर्मा की शताब्दी थी, 100 वर्ष के हुए। और उस समय बिल्कुल स्वस्थ थे, बस थोड़ा सा पैरों में उनके वो था, तो व्हील चेयर पर चलते थे। उपेंद्र जी संचालन कर रहे थे, 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, और SD कॉलेज का उपेंद्र जी ने कहा कि पंडित जी की आयु बहुत हो गई है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत संक्षेप में बोले। जैसे अभी हमारे इनको बड़ा संकोच हो रहा था इनको बुलवाने में, थोड़ा बोल दीजिए, बहुत वृद्ध हो गए हैं। तब आपने देखा कितना बोले, कैसे बोले। तो पंडित जी जो है वहाँ पर 24 मिनट बोले, और उन 24 मिनट बोलने में उन्होंने, जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब से लेकर सेवानिवृत्ति तक का पूरा इतिहास सुना दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट SD कॉलेज में हुआ, उसके पहले मुझे DAV कॉलेज में अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन SD कॉलेज के प्रबंधन ने मुझे 5 रुपये ज़्यादा देने का वादा किया, और इसलिए मैंने DAV कॉलेज छोड़ करके मैं SD कॉलेज आ गया। मतलब 1954 में वो रिटायर हो गए। पंडित जी अयोध्यानाथ शर्मा जी 1954 में सेवानिवृत्त हो गए, और उसके बाद वहाँ पर पंडित आचार्य बृहस्पति जी थे, और विश्वनाथ गौड़ जी थे अध्यक्ष, और रमानाथ त्रिपाठी जी थे, जिनको अभी 5 लाख का सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, और वो भी शताब्दी के पहुँच गए। 100 वर्ष की आयु हो गई थी। मुझे सौभाग्य उनका मैं शिष्य रहा। मैं आपको केवल उन लोगों को ये बात बता रहा हूँ जो कह रहे हैं कि अब हमारे लायक कुछ नहीं है, हमारे करने लायक, अब आपके लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको केवल ये उदाहरण दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जब तक जियो, सम्मान से जियो और आरोग्य के साथ, ये कहा जाता है कि आरोग्य भी हो, मतलब ऐसे न जियो कि निंजे बुंजे बने रहो, पड़े रहो, जियो पेंशन लेते रहो, ये नहीं, जियो और आरोग्य के साथ जियो। तो आप सब आरोग्य के साथ जिए, और नई पीढ़ी को आप लोगों से बहुत आशाएं हैं, बहुत चीज़ें बताने की है। तो
तो इसलिए आप अभी अपने आप को ये न समझिए कि आप लोग अब बहुत अरे आपकी आयु तो बारिश शुरू हुई है, आपने इतना देखा है तो इन लोगों को बताइए तो कि हमने क्या देखा, आपको उससे क्या प्रेरणा मिलेगी। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर, 2-3 चीजें बता करके बात समाप्त करूँगा। हमारे यूपीएल कॉलेज से चले गए, सुशील जी भी बैठे हैं, वकील साहब ने भी उदाहरण दिया कि कैसे हमारे बच्चों का चरित्र केवल अर्थ की ओर है और वो बच्चे जा रहे हैं विदेश में, तो उनको सत्य घटना बताई। तो मैं आपको बताऊँ, आपको आश्चर्यचकित कर जाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट में एक फैक्ट्री थी, हमारे कुंभ बिहारी जी वहाँ पर मेटल इंडस्ट्री है, वो बोले वहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया और विदेश भेजा, वहीं का वो हो गया। 2 में से एक को जाना ही, ये पति पत्नी ना रहते थे, पत्नी का देहांत हो गया, बिजनेस समाप्त कर दिया, फैक्ट्री की ओर वो रहता था। पिताजी की तबीयत खराब हुई तो हमारे कुंज बिहारी जी, आप जानते हैं कुंज बिहारी जी को उन्होंने मित्रों ने और आसपास के रहने वालों ने उनके बेटे को कहा कि बेटा बहुत हालत खराब है, तुम आ जाओ, अंतिम सांसें गिरते हैं। बेटे ने 1 माह का अवकाश लिया विदेश से और आ गया। सोचा ये था कि क्रियाकर्म करके जाऊंगा, और वो बाप भी ऐसे भले ही नहीं, आप देखिए बाप को भले ही नहीं। तो लड़का कहता है कुंज बिहारी जी से कि चाचा जी आपने तो हमारी छुट्टी बर्बाद कर दी। मतलब आपने तो कहा था बहुत क्रिटिकल हालत है, हालत बहुत खराब है और मैं इसलिए आया था, आपने तो मेरी छुट्टी खराब बर्बाद कर दी। आपको पता है विदेशों में छुट्टी कैसे मिलती है, कितनी गिनती होती है। तो भैया वो चला और पिताजी भी ऐसे जैसे इंतजार कर रहे थे, तू जाओ मैं मरूं, और वो गया और 2 महीने बाद मर गए। बेटे ने कहा कि चाचा जी हम तो अभी आए थे महीने भर पहले, हमारे पास कोई छुट्टी नहीं, हम तो आने, अब आप लोग कीजिए, अब मैं बरसी में आऊँगा, अगले साल बरसी के समय में आऊँगा। और बरसी के पहले जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा क्लाइंट ढूंढ के रखिए, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं लूँगा, क्योंकि बरसी में तो 2-1 दिन का काम है, तो काहे के लिए ज़्यादा छुट्टी। तो उनसे कहा कि आप सब क्लाइंट और ये सब लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर वो घटना पर हुआ, वो आया, बेच भाग के चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कारण भी बताया, पतन के बहुत से कारण बताए, और उन्होंने कहा कि मैं समाधान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समाधान भी उन्होंने इंगित कर दिया। बातें हुई कि मातृशक्ति बच्चों को शिक्षित नहीं कर रही है, उनको संस्कार नहीं दे रही, इसके लिए हम सबसे ज़्यादा दोषी हैं। अपने बच्चों को शिक्षा क्या है, जब हम लोग पढ़ते थे, उनमें से सभी लोग जानते हैं, उससे प्रार्थना होती थी, बोल सकती हमें तो दया नहीं दे, कर्तव्य मार्ग करते हैं। अब कर्तव्य के मार्ग की जरूरत आती है, अब सारी बात अधिकारों की होगी, कर्तव्य की रहेगी। पहले क्या कहा जाता था, आज बातें की जाती है अंत्योदय की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अभी हमारे बीच में सलील जी थे, उन्होंने कहा कि हमको राजनीति की बहुत सी बातें करनी पड़ती है, जाति देखनी पड़ती है, और उन्होंने तो खुलेआम कहा कि हमको बोतल और पैसे देकर के वोट खरीदने पड़े। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आप किसका नाम लेते हैं, दीनदयाल जी का नाम लेते हैं, लेकिन दीनदयाल जी तो ऐसे नहीं। दीनदयाल जी की क्या है, दीनदयाल जी के लिए कहा गया कि पंडित शब्द का अपने नाम के आगे करो, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण वोटर है। तो उन्होंने कहा कि मैं हारना पसंद करूँगा, लेकिन इस माध्यम से मैं वोट ग्रहण करूँ, ये मैं स्वीकार करूँ, ये चल हार गए। स्वागत का हार नहीं था, लेकिन हम जीत जाए इसलिए हम गलत प्रैक्टिस का उपयोग करना शुरू करते हैं। हमारा चरित्र का आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अभी मैंने जो रतन टाटा का उदाहरण दिया, कितना अब केवल एक सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि रतन टाटा और अंबानी और उनकी संपत्ति में उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा संपत्ति की दृष्टि से, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि
देश प्रेमी कौन है, तो आप यही कहेंगे कि रतन टाटा है। आखिर क्यों? आपने उसका इतिहास भी नहीं पढ़ा, जीवन भी नहीं जानते, आपसे उसका संपर्क भी नहीं, लेकिन क्रियाकलाप उसके ऐसे थे, उसका आचरण ऐसा था कि उसके आपने कहा कि ये चरित्र। अभी हमारे एक वक्ता ने कहा कि सापेक्ष चीज है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने एक निबंध लिखा था आचरण की सभ्यता, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि हम किसे चरित्र अच्छा है। कोई शराबी व्यक्ति है तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि एक जहाज का कप्तान वो स्ट्रेन है और शराब भी पीता है। बहुत से दिन जानते हैं आप, मिलिट्री में शराब पी जाती है, कुछ आवश्यकता भी होती है। लद्दाख में है 14,000 फीट की हाइट पर, इसके लिए उनको अलग से परमिट भी मिलता है कि आपको ये आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेन है, ये इसकी दुर्बलता हो सकती है, लेकिन जिस समय जहाज डूब रहा होता है उस समय वो सारे यात्रियों को सकुशल वापस निकाल करके जहाज के डूबने के पहले फिर अपने आप को निकालता है। सबको निकालने के बाद ये उसके ये चरित्र। हम किसी एक चीज में सापेक्ष वाली बात आपने कही थी, यही चरित्र तुलनात्मक है। अब आज इसका पतन के कई कारण हुए। एक कारण ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा मानव मूल्यों में बदलाव आ गए। उसके बच्चे के पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं? प्रदूषण का हम रोना रो रहे हैं। एक एक घर में 4-4 गाड़ी खड़ी है, भी खड़ी करने की जगह नहीं है। नगर निगम को, केडीए को निकालना पड़ रहा है कि मकान उन्हीं को नक्शा पास करेंगे जिनके यहाँ पार्किंग की जगह हो। आप सड़क पर खड़े चल सकते हैं, आवश्यकता नहीं। क्यों? के पास दो हैं अजय पत्रकार जी के पास इतने छोटे पत्रकार होकर के, और इनके पास एक गाड़ी, तो इनके घर वाले इनका जीना आराम कर रहे हैं। क्या तुम पत्रकार हो? इनके पास 2 गाड़ी, तुम अभी स्कूटर से चल रहे हो, तो एक दिन इनको भी ऐसा लगेगा, रोज रोज के ताने सुन करके ये कहेंगे कि क्या है जैसे तो कहेंगे जहाँ रोज बढ़ जाती है। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो हमें पता है। इसमें इन्होंने जो एक बात कही कि मंदी का युग है, जीडीपी का युग है, और जीडीपी किसकी बढ़ती है? घर में अचार बन रहा है, जीडीपी में नहीं शामिल होगा, उसमें इनका मूल्य लगा हुआ है, इनकी मेहनत लगी हुई है, इनका घर का पैसा लगा हुआ है, जीडीपी में नहीं शामिल होगा। महिला उद्योग ने वो अचार बनाया और वो 25 रुपये की बोतल बिकी, जीडीपी में शामिल हो जाएगा। भारत की आर्थिक ग्रोथ, ये जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, ये हमारे मूल्यों के विपरीत है। टीवी क्यों बदल रहे हैं? खराब नहीं हुआ है, 4 साल हो गए। जो आता है कहता है इतना पुराना टीवी चल रहा है तुम्हारे, माने इनको कष्ट है इसलिए हम बदल रहे हैं। बदलने की आवश्यकता नहीं। ये सोच क्या है? अब जब इनके पास तो पैसा है, इनके पास पूंजी है, मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? इसके लिए मैं अगर सही काम करने से धन मिलता होगा तो लगता कि मैं कितना सही करूँगा, तो मैं गलत काम करूँगा। और जब मैंने गलत काम करना शुरू किया तो यहाँ से फिर चारित्र पतन शुरू हुआ, और फिर वो कितना पतन हुआ। दूसरी बात एक और, जो अभी आपने कहा महाबली की बात, अब हम महिमा मंडित भी करते हैं। पहले ये था कि आपको ध्यान होगा, पैसा में तो बात करी कचहरी की, मुझे ध्यान है पहले कचहरी में जाते थे तो 2 रुपये बड़े छुट्टा को ऐसे दिए जाते थे, पेशकार को तारीख बढ़ती थी, वो बहुत मतलब छुपा करके देता था। और आज वो खुले आप ले रहा है, और कहाँ ले रहा है? न्याय के मंदिर में, उसके सामने। एक बारे में इतना पैसा लेते हो तो बहुत पैसा है। जो उसने जवाब दिया, आपको पता होगा, उसने जवाब ये दिया, तुम क्या समझते हो? बहुत पुरानी बात है, उस समय 2 रुपये चलते थे। बोले तुमको क्या लगता है कि 2 रुपये 300-400 रुपये रोज से क्या हम रख लेते? तो हमने क्या किया, तुम न्यायाधीश को देते हो
तो उसने कहा नहीं न्यायाधीश से नहीं मांगता है, इसमें से तो शेयर नहीं करता है, वो तो बड़ी मुर्गियों से लेता है। लेकिन इनकी जो श्रीमती जी है वो जो अर्जली आता है रोज, उसके साथ एक पर्चा भेज देती है। मैंने कहे का पर्चा? बोले सामान का। बोले जिस दिन उनको पता लगता है कि आप 600 रुपये आए, उस दिन फिर उस पर काजू का भी पर्चा होता है और पिस्ते का भी होता है, किशमिश का भी होता है। तो मतलब उसको पता है कि कितना रुपया आज आया, कितनी तारीखें दी गई, उसके हिसाब से बात न्याय करते हैं। तो कहाँ से चरित्र की बात करेंगे? ये जो जीवन मूल्य है हमारे जीवन मूल्य में, और अब हमारा जीवन मूल्य ये हो गया कि आपके पास कितने मकान हैं, रहने वाला नहीं है कोई मकान में, लेकिन कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, चलाने वाला नहीं है कोई। और अब तो स्थिति यह है कि बेटे भी अलग हो गए, बहुएं भी अलग हो गई। जैसा अभी आप एक घंटा निकाल रहे कि पति घर में अकेले रह गए और हाथ नहीं चलता है तो पेंशन लेने को नहीं। तो इसके लिए बहुत सी बातें हुई। निराकरण की बात निराकरण की बात है कि हमारे यहाँ एक बात था कि गोधन गजन और रतन खान जब आवे संतोष धन सब। अभी हमारे मुख्य वक्ता आपको कहूँगा मैं, उन्होंने भी ये बात कही कि संतोष कितना भी पैसा हो आपको, कितनी भी हो। अभी जो अंबानी के मकान के बारे में आता है कि परिवार में उनके घर के रहने वाले 3 ही 4 लोग हैं, मतलब 10-12 होंगे, लेकिन उनके पीछे 150, 200, 300 लोगों की टीम है। कानपुर का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना, एक हमारे मित्र का काम करते हैं तो बड़े खांडेकर, उनको क्या अंदाज होगा कि गंगा कुटी में कितने कर्मचारी होंगे? उन्होंने कहा हमें नहीं अंदाज। बोले बहुत कर्मचारी है। और कितने लोगों की सेवा करते? बोले 3। गंगा कुटी एम्पायर है जी सिंघानिया ग्रुप का, उसके गंगा कुटी में निवास करने वाले परिवार के 3 लोग। तामझाम कितना है, कर्मचारी कितने? ये अच्छी बात है कि इतने कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ एक अलग बात है, लेकिन क्या है? अब यहीं पर सिंघानिया का नाम आया तो एक चरित्र की बात और सुनिए। विजयपत सिंघानिया नाम सुना होगा, रेमंड के संस्थापक, बहुत अच्छे पायलट में उनका रिकॉर्ड। इतना सब होने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेटे को दे दी और सब बेटे ने उनको बेटा कर दिया। ये तो विदेश में था जिसका आपने उदाहरण दिया, ये तो देश में है। और बेटे का नहीं था, पिता ने सब उसको सौंप दिया और उसके बाद बेटे ने निकाल दिया। अब किराए के मकान में रह रहे, नरीमन पॉइंट पर जिनका बंगला रहा हो वो आज ये दर्शन की होते खाना। ये कौन सा चरित्र है? अच्छा ये भी नहीं, पिता नहीं दिया, मतलब अगर ये मान लिया जैसे लोग कहते हैं कि उनका नहीं, पिताजी को पेंशन नहीं मिलती थी, अब लड़के और बहू के भरोसे हैं, तब तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ तो सब यदुपति वो विजयपत सिंघानिया ने खुद अपना सब कुछ उसको दिया, उसके बाद ये कौन सा कैसे हम शिक्षा दें? ये हमारी शिक्षा पद्धति का उपयोग है। हमने इस प्रकार के भाव लोगों के अंदर भर दिए। हमारे अंदर जो सादा जीवन उच्च विचार का जो भाव था वो हमने विलीन कर दिया। और अब हम अपने आप को क्या कहने लगे कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। और जीवन स्तर ऊंचा होने का क्या अर्थ है कि हमारे पास कितने साधन हैं, कितनी वेल्थ है। और जब ये हमारा मापदंड रह गया तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? वेल्थ कमाना। और जब वेल्थ कमाना उद्देश्य है और जिसके पास ज़्यादा वेल्थ वो सबसे ज़्यादा आदरणीय, तो फिर हम वेल्थ कमाने के लिए गलत और अनुचित ढंग अपनाने लगे। यहीं से चारित्रिक दोष डाला। और तमाशा देखिए कि चारित्रिक दोष उत्पन्न हो गया, ये तो ठीक है, चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोड़ी भी कर रहे हैं। अगर सरकार पकड़ने आई तो फिर हम आंदोलन भी करने लग गए, इसको क्यों ये किया। अभी जैसे
पुरुषोत्तम जी ने बताया कि उन्होंने योगी जी ने बहुत सी बातें की, अच्छा किया। ये आप तो अच्छा कह रहे हो, लेकिन वो कह रहे सब बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? मानवाधिकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, कोर्ट की बात है, ये कौन सी बात है? ये जो सारी चीजें हैं, इसको हमें आत्मचिंतन करने की, ये दोष कहीं बाहर नहीं, ये दोष हमारे अंदर। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मेडिकल में सेलेक्ट हो? आपको अंदाज है कि मेडिकल की जो पेड सीट है वो कितने की होगी? आज से 4 साल पहले एक सज्जन जो बोले ये खंडे कर ली, ऐसा है कि आपका थोड़ा संपर्क है तो आप जरा मेरी बेटी को एडमिशन करा दीजिए और जो कुछ डोनेशन लगेगा तो दे देंगे 2-4 लाख 5 लाख। तो हमें लगा 2-5 लाख लगता हो। तो हमने हमारे सैलरी जी के जो दामाद हैं उनसे पूछा, हमने कहा ये बताओ जो हमारे मित्र हैं वो पूछ रहे थे कि उसको ये लेना है और रेडियोलॉजी लेना है। तो हमने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बेटी के लिए रेडियोलॉजी क्यों लेना चाहते हैं? जवाब सुनिए होता है, बोले देखिए सर्जरी और इसमें तो बहुत मेहनत होती है, इसको ऑपरेशन करना पड़ता है, रात को 12 बजे अगर बुलाया जाए, कॉल आए तो उसको रात को 12 बजे को करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भाई साहब ऐसा है, रेडियोलॉजी में सारा कुछ मशीनें करती है काम, हर चीज, और इनको केवल साइन करने होते हैं, पैसा इस बात का मिलता है। तो पता चला तो हमने शैलेंद्र से पूछा, हमने कहा शैलेंद्र ये बताओ कि वो पूछना चाहते हैं कि इसमें कितना पैसा लगेगा? वो 2-4 लाख कह रहे थे। कहिए आप कहाँ चक्कर में पड़े, 2-4 लाख नहीं, 60-70 लाख लगता है और रेडियोलॉजी का रेट सबसे ज़्यादा है। तो फिर ये क्या बात, क्यों आप डॉक्टर बनवाना चाहते हैं बच्चे को जब उसके अंदर योग्यता नहीं है? क्यों उसको रेडियोलॉजी दिलवाना चाहते हैं? अगर सेवा करने की बात है तो डॉक्टर बनवाइए, देश सेवा करने की। और जो डॉक्टर 50 लाख 60 लाख 80 लाख रुपये करके डॉक्टर बनेगा, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो सेवा से काम करेगा? वो किसी न किसी आप जैसे सब लोग जानते हैं मेडिक्लेम होता है, आप भी जानते हैं, भारत सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी माता जी का इलाज के लिए मैंने नाम नहीं लूँगा, एक नर्सिंग होम में भर्ती किया। उस नर्सिंग होम में मेरी माता जी का 2011 की बात है, उसका रूम रेंट था अस्पताल में 1100 रुपये, और उसके बगल वाले कमरे में उसी वही साइज वही सब, उसमें एक महिला थी तो उसका 2500 रुपये। तो हमने कहा ये क्या अंतर हो गया? तो उसकी महिला ने बताया कि उनको थोड़ी पैसा देना, हमारे पति तो पैराशूट फैक्ट्री में है, उनको फैक्ट्री से मिलना। तो अस्पताल में यहाँ पत्रकार लोग बैठे, आप देख लीजिए कि अगर आप अस्पताल जाइए तो वो पूछते हैं रिम्बर्स होना है क्या, मतलब पैसा कहीं से मिलेगा? अगर आपने कहा नहीं तो आपको 1000 रुपये में काम करेगा, और अगर आपने कहा रिम्बर्स होना है तो उसी चीज़ के 2500 रुपये। वही मर्द, वही डॉक्टर, वही इलाज। ये क्या है? किसी ने कहा है क्या? पूरा पैसा इनको मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन चूंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है तो वहाँ पर ये पैसा आपसे ज़्यादा लेंगे, आपका अपना लग रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता जो इंश्योरेंस वालों को दे रहे हैं वो भी तो हम दे रहे हैं, टैक्स के रूप में जो हम दे रहे हैं, हम आप सब दे रहे हैं, उसी पैसे से दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये चारित्रिक दोष दूसरों में देखने के बजाय जब हम अपने अंदर देखेंगे, हम अपने को देखेंगे, अगर हम अपने में सुधार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने में अगर हमने सुधार किया और जैसे चैरिटी का होम तो वो अपने घर से शुरू करेंगे, अपने बच्चों से शुरू करेंगे, अपने परिवार से शुरू करेंगे, अपने समाज से शुरू करेंगे। जब हम इस प्रकार से काम करेंगे तब हम इस देश में चारित्रिक पतन को दूर कर सकते हैं और जीवन मूल्यों में जो ह्रास हो रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार है। हम उनको टूर्नामेंट करते हैं जो इस प्रकार से अवांछित ढंग से अर्थव्यवस्था करते हैं, और इस कारण से अगर हम इस तरह के लोगों को विकसित करने से अपने को बचा सकें, चरित्रवान लोगों को हम उजागर कर सकें। जैसे शुरू में कहा कि आपने बताया था कि
ऐसे लोगों को पत्रकार मीडिया ज़्यादा आगे करती है जो इस तरह से काम करते हैं, वही काम करते हैं। तो अगर हम सकारात्मक रिपोर्टिंग करना प्रारंभ करें तो मैं समझता हूँ कि इसका स्थिति बदल रहा है। इसमें हम भी अपना हाथ लगा सकते हैं। देता हूँ और आप सबने धैर्य पूर्वक सुना।